नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के रत्नागिरी में 3 विशाल बुद्ध सिर, एक विशाल हथेली, साथ ही एक प्राचीन दीवार के अवशेष खोजे हैं। ये अवशेष न केवल उस क्षेत्र के बारे में एक विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं, बल्कि उस क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के साथ, विशेष तौर से दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों के साथ किस प्रकार के संबंध थे, साथ ही उस समय की तकनीकी प्रगति क्या थी, उस पर भी प्रकाश डालते हैं प्राचीन काल के संदर्भ में। चलिए जानते हैं इस खोज के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होने वाली है। सबसे पहले हमने खबर को जान लिया है, इसके बाद हम देखेंगे कि रत्नागिरी के जो बौद्ध स्थल हैं उनका महत्व क्या है और रत्नागिरी में खुदाई का किस प्रकार का इतिहास रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो यहाँ पर पुराने समय में खुदाई की है उसका क्या इतिहास है, साथ ही हाल में की गई खोजों और साथ ही नई खुदाई के उद्देश्य क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ये नई खोज किस प्रकार से संबंधों पर प्रकाश डालती हैं और ओडिशा के अन्य प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन से हैं। इन सभी पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ेगा, उसके भारतीय इतिहास संस्कृति जैसे खंडों से जोड़ करके आप इससे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। और साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हमने खबर को जान लिया है, अब हम देखते हैं कि रत्नागिरी के बौद्ध स्थल का महत्व क्या है, जहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण खोजें की हैं। तो इस स्थल का महत्व जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के किस जिले में रत्नागिरी पड़ता है? उड़ीसा के जाजपुर जिले में रत्नागिरी की अवस्थिति पड़ती है और रत्नागिरी ऐतिहासिक रूप से एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। साथ ही उड़ीसा के एक डायमंड ट्रायंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का एक हिस्सा है। और में 2 अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल कौन से हैं जो एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं रत्नागिरी के साथ मिलकर के? एक है उदयगिरी और एक है ललितगिरी। आप देख सकते हैं ये उदयगिरी का बौद्ध स्थल है प्राचीन, ये ललितगिरी का है और ये रत्नागिरी का है। और उस प्रकार से उड़ीसा में ये एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं जो 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों से मिलकर के बनता है। इसी प्रकार से उड़ीसा में आपने गोल्डन ट्रायंगल के बारे में भी सुना होगा, जो पूरी कोणार्क और भुवनेश्वर को आपस में जोड़ता है और ऐतिहासिक रूप से जो प्राचीन काल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है उनसे मिलकर के बनता है। ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है, मंदिर सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है और साथ ही अपने बीचेस के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से पुरी में। तो गोल्डन ट्रायंगल है और इसकी यहाँ पर जो बात हो रही है वो डायमंड ट्रायंगल की हो रही है, या जो बनता है उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी के माध्यम से। रत्नागिरी का जो स्थल है वो विशेष रूप से एक वंश के कार्यकाल में बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध धर्म का केंद्र बना था और वो वंश था भौमाकारा वंश। कई बार इसको भौमकार वंश के नाम से भी लिख दिया जाता है। और ये कब से कब तक था? 8वीं सदी से 10वीं सदी था। इसी के शासनकाल में रत्नागिरी बौद्ध धर्म की एक विशिष्ट शाखा, जिसको आप वज्रयान के नाम से जानते हैं, उसका केंद्र बना था। इस स्थल पर अद्वितीय अनोखी वास्तुकला के तत्व प्राप्त होते हैं और भारत का केवल एकमात्र बौद्ध मठ यहां पर स्थित है जिसकी छत्र वक्राकार है। जिसकी छत कैसी है? वक्राकार है। एक सपाट छत आप इस प्रकार से देखते होंगे और एक जिस प्रकार इस तरह से वक्र छत में आते हैं उसको वक्राकार छत के नाम से जानते हैं। जब ये स्थल प्राचीन काल में अपने पीक पर हुआ करता था, अपने शिखर पर हुआ करता था, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 500 भिक्षु निवास करते थे। ये इसके बारे में सामान्य जानकारी हुई, इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी है। नोएडा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का, एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच हमारा 21 फरवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 17 फरवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। और आप 8750187501 पर कॉल करके इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से प्रयागराज और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से शुरू होगा और इसका समय होगा सुबह 8 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन
ले सकते हैं। अब हम रत्नागिरी में खुदाई के इतिहास को जानेंगे। रत्नागिरी में जो पहली खुदाई की गई थी, इसके बारे में पता तो 1905 से ही था, लेकिन पहली जो खुदाई की गई वो 1958 से 1961 के बीच की गई, और इसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद हैं देबाला मित्रा, उनकी विशिष्ट भूमिका रही, उन्हीं के द्वारा ये खुदाई कराई गई, और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित मठ, स्तूप, मंदिर और शिलालेखों का एक बड़ा परिसर खोजा गया था। उस समय महत्वपूर्ण संरचनाओं की खोज के बावजूद 1961 में रत्नागिरी में खुदाई बंद कर दी गई और इस स्थल को दशकों तक अधूरा छोड़ दिया गया। हाल ही के वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फिर से खुदाई शुरू की है, ताकि आंशिक रूप से कुछ जो संरचनाएं दिखाई दे रही थी, जो संरचनाएं बहुत ही कम स्तर पर दिखाई दे रही थी, उनको पूरी तरह से सामने लाया जा सके और नई खोज की जा सके, उनमें नए अन्वेषण सामने आ सके और इन बौद्ध स्थलों के बारे में और अधिक जानकारी हमें प्राप्त हो सके। तो खुदाई का इस प्रकार का इतिहास रहा है। हाल ही की खोजें और नई खुदाई के उद्देश्य क्या है? हाल की खोज में आपको क्या मिला है? 3 विशाल बुद्ध सिर प्राप्त हुए हैं। एक जायंट पाम, एक विशाल हथेली मिली है, यहां पर हाथ लिखा गया है, आप पाम को हथेली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्राचीन दीवार और विशाल शिलालेख इस खोजों में शामिल है। नई खुदाई का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पहले से दिखाई दे रही जो संरचनाएं हैं, जो अविकसित संरचनाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से उजागर करना, जिसमें विशाल बुद्ध सिर भी शामिल है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उद्देश्य है साइट के सिरेमिक संग्रह। सिरेमिक संग्रह में कौन कौन सी चीजें शामिल आ जाती हैं? एक तो पकाई हुई मिट्टी के बर्तन इसमें शामिल हो जाते हैं, मिट्टी के बर्तन इसमें शामिल हो जाते हैं, और कुछ और पकाई हुई मिट्टी की संरचनाएं, कलाकृतियां उसमें शामिल हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सिरामिक संग्रह के नाम से जानता है। तो इस जो खुदाई का उद्देश्य है वो ये भी है कि सिरेमिक संग्रह का विश्लेषण किया जाए और उस समय की सांस्कृतिक और तकनीकी प्रथाओं के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। आप जानते हैं कि जो पोटरी प्राचीन काल के अलग अलग स्थलों पर प्राप्त होती है, उस पोटरी पर कई प्रकार के डिजाइन होते हैं, कई बार सिक्कों के चिन्ह भी होते हैं, कई बार हमें कुछ लिखा हुआ भी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य कलाकृतियों पर हमें संरचनाएं प्राप्त होती हैं। इससे उस समय की न केवल संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि यह भी पता लगता है कि उस समय टेक्नोलॉजिकल तकनीकी विकास कितना था। तो इससे इस तरह के संग्रहों के विश्लेषण से हमें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल प्रगति यानी तकनीकी विकास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है उस स्थल के बारे में। इसलिए इनकी खोज करना महत्वपूर्ण है। साथ ही ये स्थल हमें यह भी बताते हैं कि दूसरे स्थलों से, दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों से इस क्षेत्र के किस प्रकार के संबंध थे। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आप जानते हैं कि सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल में विशेष रूप से प्रभावी रहे हैं, और उसी का एक प्रमाण यहां पर आपको मिल जाएगा। प्राचीन कलिंग, जिसे आधुनिक उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मजबूत संबंधों के लिए विशिष्ट रूप से विख्यात है, विशेष तौर से अपने समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के कारण, जिसमें कई क्षेत्र शामिल है जिससे दक्षिण पूर्व एशिया और कलिंग के बीच महत्वपूर्ण संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया के में कौन से क्षेत्र हैं जिनके साथ कलिंग के या आधुनिक उड़ीसा के संबंध रहे हैं? उसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा और सिलोन विशेष रूप से व्याख्यात रहे हैं। सिलोन जो प्राचीन नाम है किसका? श्रीलंका का। इसी प्रकार से म्यांमार आपने देख लिया है, म्यांमार को यानी बर्मा जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और ये सुमात्रा है इंडोनेशिया का, ये जावा है, ये बोर्नियो है। इन क्षेत्रों से विशिष्ट प्रकार के संबंध रहे हैं कलिंग के। कलिंग के बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध धर्म को बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में फैलाने में विशेष रूप से भूमिका निभाई थी। हाल ही में जो वर्तमान में भी कटक में बाली यात्रा नामक वार्षिक महोत्सव होता है, वो कलिंग और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच 2000 वर्ष पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों की ही याद दिलाता है। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से प्राचीन काल में बहुत प्रगाढ़ रहे थे। तो किसी भी स्थल की खोज नए तरीके से प्रकाश डाल सकती है कि प्राचीन काल में अन्य क्षेत्रों से उसके किस प्रकार से संबंध विस्तारित थे। इसलिए भी इन स्थलों की खोज करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। उड़ीसा के अन्य बौद्ध स्थल कौन से हैं जो बेहद ज्यादा विख्यात हैं रत्नागिरी के अलावा? जैसे भुवनेश्वर के पास धोली है, इसी प्रकार से कोणार्क सूर्य मंदिर के पास कुरुमा है, जाजपुर जिले में लांगुड़ी और कायमा है, और पुरी जिले में तारापुर है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अशोक के शिलालेखों के लिए अशोक का शासनकाल कब से कब तक का माना जाता है? 269 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में
बीसी में कार्यकाल माना जाता है अशोक का। इस तारीख पे थोड़ा सा विवाद है, इसको लेकर के कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कई जगह आपको 272 ईसा पूर्व भी मिलेगा। सबसे जो प्रमाणिक जो साल माना जाता है वो यही माना जाता है। तो अशोक के शिलालेखों के दो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? धूली है और जोगढ़ है, जहां पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं और विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था, जिसके बाद अशोक ने पूरी तरह से हिंसा का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इसके प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। तो धूली और जोगढ़ भी महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल जो उड़ीसा में है वो इस वहां पर प्राप्त होते हैं। उड़ीसा की महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नए स्थलों की अगर हम खोज करते हैं तो वहां के सांस्कृतिक विकास, तकनीकी विकास और बाहरी देशों के साथ संबंधों पर व्यापक प्रकाश उसका पड़ता है, और यही इस खोज का विशेष रूप से महत्व है। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थल ओडिशा के डायमंड त्रिकोण का हिस्सा है या है? आपके ऑप्शन है रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी और उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।